नमस्कार स्टूडेंट्स। हम जो वाटर रिलेशन के बारे में हमने जो स्टडी की थी, लास्ट टॉपिक में हमने देखा वाटर पोटेंशियल क्या है, जल विभव क्या है और जल विभव के जो विभिन्न आयाम थे, जो विभिन्न घटक थे, उनके बारे में हमने स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस एंड दियर इम्पोर्टेंस। तो हम यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जब तक हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं समझेंगे तो हमारा अंतःपरावरण, बाह्य परावरण एक्सेट्रा जो भी मैकेनिज्म है वाटर रिलेशन की, वो हम स्पष्टतः नहीं समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दिस स्लाइड्स we can see that various type of solution like hypotonic, isotonic and hypertonic solution. In Hindi, hypotonic means अल्प परासारी विलयन, isotonic means सम परासारी विलयन एंड hypertonic means हाइपर होना, अधिक, अति परासारी विलयन। तो यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा, जो उसकी परसेंटेज है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन या विलयन बनते हैं, जिन्हें हम हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के रूप में पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें देखें कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट की क्या मात्रा, क्या परसेंटेज रहता है, तब हम इसे डिफर कर पाते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक के रूप में। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे तीनों तरह के सॉल्यूशंस हैं उसमें हम बहुत ईजीएस्ट में समझा रखा है। सॉल्यूट की मात्रा यहाँ पर कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है, यानी विलय की मात्रा कम एवं विलायक की मात्रा यदि अधिक होगी तो इस प्रकार का सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम इसे विलय के रूप में जाने तो विलय एक शुगर है और सॉल्वेंट जो कि वाटर के रूप में है। तो अगर उसमें शुगर की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो उस विलयन को हम यहाँ पर शुगर या नमक के रूप में, वो होगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी ओर यदि हम देखें जो समपरासारी विलयन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा इक्वल होगी। इक्वल होगी तो इसमें एक्जो और एंडोस्मोसिस जो दोनों मैकेनिज्म है वो नहीं होंगे, यानी कोशिका जो है वो अपने बाह्य विलयन से साम्य अवस्था में रहेगी या साम्य अवस्था स्थापित किए हुए रहेगी, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, कोशिका की और विलयन की। तीसरी ओर यदि हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे हमारा शुगर सिरप होता है, चाशनी जिसे हम कहते हैं, वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का उदाहरण है, जिसमें सॉल्यूट यानी शुगर की मात्रा अधिक होती है जबकि सॉल्वेंट की मात्रा या वाटर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कोशिका है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है। अगर इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इसमें ये एरो आप देखिएगा, कोशिका में जल प्रवेश करता है क्योंकि हाइपोटोनिक है। कोशिका की अपेक्षा जो विलयन है वो हाइपोटोनिक प्रकार का है। तो इस मैकेनिज्म के दौरान जो क्रिया होती है वो है एंडोस्मोसिस, अंतः परासरण। दूसरी ओर जब अभी आप देखते हैं तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देखें आइसोटोनिक वाली कंडीशन में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं। लास्ट जो हम लेते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देखोगे यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म रिप्रेजेंट शो करता है कि यहाँ पर एक्सोस्मोसिस की क्रिया हो रही है। कोशिका का जो सांद्रता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है जबकि बाहर की ओर उपस्थित विलयन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में
एक्जोओस्मोसिस की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका सिकुड़ जाती है। अगर हम डेफिनेशन रूप में देखें तो विलयन जिसकी पराफरण सांद्रता दूसरे विलयन यानी घोल या कोशिका की तुलना में कम हो, कोई भी विलयन जिसकी पराफरण सांद्रता या पराफरण विभव दूसरी कोशिका की तुलना में कम हो तो उसे हम अल्प पराफरी विलयन कहते हैं। और कोई भी विलयन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या पराफरण सांद्रता कोशिका रस की पराफरण सांद्रता के इक्वल है तो उस अवस्था में हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि किसी विलयन की पराफरण सांद्रता दूसरे घोल या कोशिका की तुलना में अधिक है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला था। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन की जो सारी कहानी मैं इसी डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करूँगा। थ्योरी लास्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। आप यहाँ पर देखिए हमने एक एरो लगाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ कोई सेल है तो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस को। तो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस मान के चले उत्परिवर्तनीय क्रिया है। एंडोऑस्मोसिस हुआ तो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी सेल, और एक्जोऑस्मोसिस हुआ तो कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगी। शब्द से ही आप देखिए जीव द्रव्य का कुंचन यानी सिकुड़ना, जीव द्रव्य का सिकुड़ना। जब हम कोशिका को अति पराफरी, याद रखिएगा अति पराफरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हम कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी अति पराफरी विलयन में डालते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ये जो कोशिका है अभी डीप्लाज्मोलाइज्ड बिल्कुल टर्जिड सेल है जिसमें टर्गर प्रेशर इस पर ज़्यादा है। जब हम इसे अति पराफरी विलयन में डालते हैं तो अति पराफरी विलयन में डालने के फलस्वरूप कौन सी क्रिया होती है हम जानते हैं, एक्जोऑस्मोसिस। तो जल जो है वो बाहर की ओर गमन करता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर जो विलयन रखा हुआ है उसकी सांद्रता अधिक है कोशिका की अपेक्षा। तो जल का जो है गमन बाहर की ओर होना शुरू होता है और इस एक्जोऑस्मोसिस क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे जो जीव द्रव्य है वो अपने किनारों को छोड़ने लगता है। इस नेक्स्ट कंडीशन में आप देखते हो कि यहाँ पर वो धीरे धीरे इसने किनारों को छोड़ने लगा। जब ये किनारे जीव द्रव्य अपने किनारों को छोड़ने लगता है, कोनों को छोड़ने लगता है, तो उस कंडीशन में इसे लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी सीमित मात्रा में प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, सीमित मात्रा में जल का एक्जोऑस्मोसिस हुआ है। परंतु यदि यह जल निरंतर रूप से बाहर निकलता रहता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब कोशिका का जीव द्रव्य अपनी चारों कोने और सारी सतहों को छोड़कर पूरा जीव द्रव्य कोशिक केंद्रक रिक्तिकाओं सहित एक कोने में जाकर सिमट जाता है। इस प्रोसेस को हम यहाँ एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि पूरा जीव द्रव्य जो है सिकुड़ करके एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। सुस्पष्ट प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन ये कहलाता है। तो ये जो डायग्राम है वो आपको एक डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसको डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल से प्लाज्मोलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होने की डायग्राम ये यहाँ पर दर्शा रहा है। अब अगर ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है यदि इसमें जल अंदर की ओर प्रवेश करने लगे तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी वापस डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल के रूप में, और प्लाज्मोलाइज्ड से डीप्लाज्मोलाइज्ड। और यदि जल बाहर निकलने लगे, एक्जोऑस्मोसिस की क्रिया होने लगे,
तो हम कहेंगे कि ये प्लाज्मोलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जीव द्रव्य का कोशिका भित्ति से पृथक होना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इसके जीव द्रव्य के आयतन में कमी आती है, क्योंकि एक्सोस्मोसिस द्वारा जल जीव द्रव्य से बाहर की ओर गमन करता है, जिससे टर्गर प्रेशर कम हो जाता है एवं जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस की यह अवस्था लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। यदि सीमित जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में से निरंतर जल बाहर निकलता रहता है तो यह पूर्णतः अलग होकर एक कोने में गोलाकार संरचना के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुस्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो ऑस्मोसिस की क्रिया के फलस्वरूप जल कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका पुनः फूल जाती है। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? डीप्लाज्मोलाइज्ड। डीप्लाज्मोलाइसिस और उस कोशिका को डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इस क्रिया के द्वारा जीवित एवं मृत कोशिकाओं में डिफरेंस किया जा सकता है। हम जानते हैं कि मृत कोशिकाएं जल का अवशोषण नहीं करती हैं, तो हम जीवित एवं मृत कोशिकाओं में डिफरेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं अधिक खाद, उर्वरक एवं पीड़कनाशी का उपयोग करने से भी सोइल में विलेय की मात्रा बढ़ जाती है, और सोइल में जब विलेय सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी तो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ने के कारण, मान लें ये मृदा है, मृदा के कण हैं, इनमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई तो पादप के जो रोम हैं वो इन सॉल्यूट की वजह से जल को अंतर्ग्रहित नहीं कर पाएंगे, एंडोस्मोसिस नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप ये इस पादप की मृत्यु हो जाएगी। जो इन्हीं के द्वारा जब हम किसी पादप के आसपास नमक या चीनी डाल देते हैं तो वो पादप का वहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतःप्रासरण मूल रोमों द्वारा जल अंतःप्रासरित नहीं किया जा सकता और परिणाम स्वरूप उस पादप की जल की कमी से मृत्यु हो जाती है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे देखिए और इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।